फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स और ये वीडियो दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपका आने वाला बिहार शिक्षक भर्ती, ये स्टेट के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए या किसी भी स्टेट में अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम करवाया जा रहा है टीजीटी पीजीटी का, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे केबीएस का हो, ट्रिपल एसबी का हो, ठीक है, एमपी का हो, स्टेट की बात हो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की बात हो, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों टारगेट विद एसबी क्लासेस को। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में लेकर के हमेशा उपस्थित रहूँगा, ठीक है। और जहाँ तक हो सकेगा मैं इसमें अधिक से अधिक प्रश्न को शामिल करूँगा। बिहार शिक्षक भर्ती जो कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, ये 1 से 20 मार्च के बीच में प्रस्तावित है और इसी के बीच में होगा भी, क्योंकि बिहार शिक्षक बोर्ड जो है, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा सशक्त है। जैसा कि आपने पिछली 2 वैकेंसियों में देखा कितनी तत्परता से उन्होंने अपनी भर्ती को पूर्ण किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मार्शल, एडम स्मिथ, सैमुअलसन या फिर जेबी क्लार्क। तो सही आंसर है दोस्तों, आपको मालूम होगा एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने क्या कहा था? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, कि जो है धन के चारों ओर ही क्या करती है? अर्थशास्त्र का पूरा चक्कर लगाती है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, जेबीसी, कीन्स या फिर पीगू। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है दोस्तों आपका कीन्स। क्या है? जेएम कीन्स। ब्याज की दर संग्रह का पुरस्कार नहीं होती बल्कि निश्चित अवधि के लिए, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए क्या होती है? अगर किसी के पास अगर आप मुद्रा रख देते हैं तो उसको क्या होती है? उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है, ठीक है। और वही क्या, तरलता को छोड़ने का क्या होता है? पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सुम्पीटर, जे के मेहता, प्रोफेसर नाइट या फिर जेबी क्लार्क। तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रोफेसर नाइट। क्या है? प्रोफेसर नाइट। इन्होंने अपनी पुस्तक रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में इसका विस्तृत रूप से क्या किया? प्रतिपादन किया, और इसमें इसके बारे में विस्तृत ढंग से इसमें क्या किया? उल्लेख किया कि लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है और ये किसको मिल सकता है? जो जोखिम उठाएगा वही क्या करेगा? लाभ को प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकट अधिमांश सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मार्शल, सैमुअलसन, जेबी क्लार्क या फिर जे आर हिक्स। सही आंसर दोस्तों आपका सैमुअलसन। कौन है? सैमुअलसन। क्वेश्चन नंबर 5, बिक्री कर कौन सा कर है? बिक्री कर कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो बिक्री कर है आपका वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जब अप्रत्यक्ष कर क्या होता है दोस्तों? जब कर का भार व दबाव, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। जैसे आप दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है, ठीक है। या सीमा पर जो आने वाला जो कर होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, या किसी दूसरे देश से जब सामान आता है तो इसमें क्या करना पड़ता है? सीमा शुल्क देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे? अप्रत्यक्ष कर आएंगे, ठीक है। तो किसी दुकान से अगर आप परचेज करते हैं कोई सामान तो आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे होते, ठीक है, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है और सभी व्यक्तियों पर ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धन की प्रवाह को रोकना, काले धन को कम करना, धन संचय को रोकना या सरकार का वित्त पोषण करना। तो जो कर लगाने का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, ये है सरकार का वित्त पोषण करना, ठीक है।
सरकार का वित्त पोषण करने का क्या मतलब है? जब वो कर लगाएगी तो उसको कर की क्या होगी? प्राप्ति होगी, और वही कर क्या करेगा? आपके ऊपर सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चाहे रोड बनवाए, बिजली लाए, सड़क लाए, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में सुधार करे, एजुकेशन सिस्टम में सुधार करे, ठीक है। तो ये सब कर लगाने के प्रमुख उद्देश्य यही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में छुपी हुई बेरोजगारी किससे संबंधित है? फैक्ट्री से, शहरी इलाकों से, ग्रामीण क्षेत्र से, या फिर कृषि क्षेत्र से, ठीक है। तो दोस्तों जो छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। इसको छुपी हुई बेरोजगारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़रूरत है 2 आदमी का, ठीक है, और उसमें कितने आदमी काम कर रहे हैं? 4-5 लोग काम इसमें कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि ये काम केवल 2 ही व्यक्तियों के द्वारा संपादित हो सकता है, लेकिन इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों को जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो उनकी कोई आय का उत्पादन में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उसमें उत्पादन में कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं पड़ती है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित दोस्तों? ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी आयोग का गठन किसके लिए किया गया है? ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के लिए, अंतर्राज्य संबंध के लिए, कृषि कर के लिए, या गरीबी मिटाने के लिए? तो सही आंसर दोस्तों, सरकारी आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए। किसके लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के लिए। गरीबी मिटाने के लिए दोस्तों किया गया था, तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, स्फीत की स्थिति में ऋणी को क्या मिलता है? नुकसान होता है, फायदा होता है, कोई प्रभाव नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो जब दोस्तों महंगाई आ जाती है, ठीक है, या वस्तुएं खरीदने में कम मिलती हैं, ठीक है, तो उसका रेट क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ऋणी होता है, ठीक है, जो कर्जदार होता है उसको क्या होता है? फ़ायदा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में उसको अधिक भी पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, जो उसको किसी को उधार दिए हुए रहता है। इसके कारण क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, और लगभग सभी के पास क्या होता है? मुद्रा अधिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति, कीमतों में स्थिरता, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, ठीक है। ये लागू करने वाला, राजकोषीय नीति को लागू करने वाला मुख्य साधन क्या है? बजट है। इसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार की उत्पत्ति, आर्थिक वृद्धि और कीमतों में स्थिरता लाना है। अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो सके, ठीक है, और भारत सरकार के राजकोषीय राजकोषीय भंडार क्या हो सके? और अधिक भर सके, और आर्थिक वृद्धि और भी अधिक हो सके, और जो कीमतें हैं वो जो ऊपर जा रही होती हैं उसको कम करने की बात की जाती है, ठीक है, कीमतों में स्थिरता लाना। क्वेश्चन नंबर 11, व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। क्या है? व्यापार जो है आर्थिक विकास का इंजन है, यानी कि अगर व्यापार ना हो तो आर्थिक वृद्धि नहीं हो सकती। ये J.S. मिल, एडम स्मिथ, लुइस, या फिर अल्फ्रेड मार्शल, ये किसका कथन है? ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो सही आंसर दोस्तों आपका नन अदर देन ओनली एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। व्यापार का सीधा संबंध किससे होता है? उद्योग से जुड़ता है, और उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मकबूल उल हक, अमर्त्य सेन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, या फिर अल्फ्रेड मार्शल? तो सही आंसर दोस्तों पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मकबूल उल हक ने बनाया था, ठीक है, मकबूल उल हक। मानव विकास सूचकांक में दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकम यानी कि आय, और रहन सहन के स्तर के आधार पर ये तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी कि मानव विकास सूचकांक में इतनी बातें शामिल होती हैं। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है, और वो किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं या रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, BIM का क्या अर्थ है? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर डी, बी व सी दोनों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ठीक है, इसमें दोनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? लाल बहादुर शास्त्री, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या फिर नॉर्मन बोरलॉग। तो सही आंसर है दोस्तों आपका, भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है दोस्तों ये कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, वर्गीज कुरियन दोस्तों ये श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत में जो हरित क्रांति लाई गई थी, ठीक है, ये 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में आया था, 1966 में। ठीक है, 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस समय देश में काफ़ी खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो गई थी। कहने का मतलब है अकाल भी पड़ा था, ऊपर से क्या हो गया, उसने हम पर हमला कर दिया। ठीक है, तो इससे और भी खाने पीने की वस्तुओं पर क्या हो गई, समस्या उत्पन्न हो गई। तभी जो है इसमें क्या किया गया, 1966 में हरित क्रांति लाया गया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसमें दोस्तों हाई यील्डिंग वैरायटी बीज का प्रयोग किया गया कि इसमें जो है अधिक से पानी और उर्वरक का प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादकता में क्या हुआ, काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष कौन सा है? ये दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि टीजीटी पीजीटी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1901, बी है 1921, सी है 1951 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1971। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका 1921। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती चली गई और यहाँ पे जनसंख्या में क्या हुआ था, गिरावट आई थी। क्या हुआ था? गिरावट आई थी। जो जनगणना भारत में हुई थी दोस्तों, स्टार्ट हुई थी 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन जो नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी आपकी 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 16, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, समुद्री उत्पादन से, सब्जी उत्पादन से, फल उत्पादन से या फिर अंडा उत्पादन से? तो सही आंसर दोस्तों आपका समुद्री उत्पादन से ये सब बातें संबंधित हैं। और समुद्री उत्पादन में दोस्तों नीली क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, वो है आपका मछली उत्पादन। क्या है? मछली उत्पादन। आप इसको याद कर सकते हैं, नीला, पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, तो उसमें क्या पाई जाती हैं? अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। अंडा उत्पादन से दोस्तों रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? तो सही आंसर दोस्तों आपका जयपुर। कहाँ स्थित है? जयपुर। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि विपणन में, ठीक है, यानी कि कृषि के मार्केटिंग में, ठीक है, उसको बेचने में कौन कौन सी समस्या आती है, ठीक है, और उसके परिचालन के लिए, संचालन के लिए उसके अनुसंधान में शामिल होना और उसका अध्ययन करना, ठीक है, कृषि विपणन संस्थान का ये प्रमुख उद्देश्य है। इसका प्रमुख कार्य यही है, कैसे इसकी मार्केटिंग की जाए ताकि इसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट को कमाया जा सके और देश में और भी आर्थिक वृद्धि लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18, सामुदायिक विकास का क्या अर्थ है? क्षेत्रीय विकास, शहरी विकास, सर्वांगीण ग्रामीण विकास या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार? ठीक है, तो सामुदायिक विकास का जो अर्थ है दोस्तों ये है सर्वांगीण ग्रामीण विकास। क्या है? सर्वांगीण ग्रामीण विकास। ये दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के मानवीय संसाधनों का विकास करना था, ठीक है, ताकि मनुष्यों का अधिक से अधिक भला हो सके। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन 1 जनवरी 2015 से दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर क्या लाया गया है?
नीति आयोग। क्या लाया गया है? नीति आयोग का गठन किया गया है। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है किस क्षेत्र में? विनिर्माण क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, या फिर सेवा क्षेत्र में? सही आंसर है दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, लगभग 60% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्रों में लगी हुई है। कृषि से या उससे उत्पादित क्षेत्रों में क्या है? लगी हुई है। ठीक है, कोई उसको बेच रहा है, कोई उसको पैदा कर रहा है, कोई इससे कृषि से संबंधित सामानों को क्या कर रहा है? बेच रहा है, खाद बीज इस सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अधिक से अधिक क्या करता है? रोजगार का सृजन करता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।